बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है, विद जुनैद अंसारी डिजिटल मीडिया यूट्यूब फेसबुक के ज़रिए आज का एक अहम प्रोग्राम एक तारीख़ी शख्सियत के साथ, नज़ीरुल हक, नज़ीर नाजिश, डॉक्टर नज़ीर नाजिश, एक शख्सियत, बहुत से उन्वान, बहुत से चैप्टर्स, बहुत से कलर्स, बहुत से नाम। डडियाल अंधरहल से आपका ताल्लुक़ सूफ़ी ज़मान मरहूम, जिनका नाम आज भी लोग लेते हैं तो आँखों में एहतराम की आमेज़िश आ जाती है और लहजे में अदब आ जाता है। आपके कज़न, आप उनके कज़न। डॉक्टर साहब, बरतानिया में आप मुक़ीम हैं और आपने 70s में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जब मार्ज़ वजूद में आई तो पहले इसके ऑथर, मैनिफेस्टो लिखने वाले आप थे। ये JKLF बनने की कहानी क्या थी? असल में जब मैं गया 60s में तो वहाँ महाज राय शुमारी की छोटी मोटी एक्टिविटी शुरू थी। अच्छा। क्योंकि यहाँ जाने से पहले भी मेरा जो ताल्लुक़ था मेरे ख़ानदान का वो महाज राय शुमारी के साथ रहा। आपने कहा सूफ़ी ज़मान साहब मेरे खालाजाद भाई थे, जब्बार भट्ट साहब मेरे खालाजाद भाई हैं। इसी तरह मेरे नाना मोहम्मद बाकी गाजी जो थे वो भी कह लें कि इस जो इंसारी साहब के और सूफ़ी ज़मान साहब ने जो यहाँ महाज राय शुमारी तहरीक चलाई थी उसके वो कह लें कि सपोर्टर थे। तो वो बुनियादी जो तरबियत मिली हमें, वो कह लें कि हमारी रियासत की जो मुनक़सिम हालत थी उस पर ज़ारो कतार होता रहा। मतलब लोग करते रहे, मुख्तलिफ़ तरीके से वो बयान होती थी और उसका हल क्या है। तो इस तरह से ये जो यहाँ से जब मैं गया तो वो मवाद मौजूद था जहन में, तो वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता। तो इस सिलसिले में हमने महाज राय शुमारी के साथ राब्ते शुरू किए। वहाँ मौजूद था एक छोटा सा सेटअप, मतलब मिर्ज़ा सदीक साहब थे, जब्बार भट्ट साहब थे, एक चौधरी गफूर साहब हुआ करते थे हमारे इलाका मोड़ा कनाल के मेरे ख्याल में। तो ये लोग छोटी मोटी एक्टिविटी किया करते थे। तो हम जाते ही मेरा जो ताल्लुक़ हुआ वहाँ वो तरक्की पसंद तहरीकों के साथ वाबस्तगी हो गई और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमने इस स्टेज पे, इससे पहले हम 4-5 नौजवान थे वहाँ यूके में जिन्होंने यूनाइटेड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी लेट 60s में। ठीक है, माई सेल्फ, एक बशीर कामरेड उनको कहा जाता था, वो छतरों के मैं, मेरा आबाई जो घर है वो हिल में, मोजा हिल, छोटे से किताबचे में थोड़ा सा तारुफ है। तो वो बशीर और मैं हम एक साथ में यहाँ कह लें कि अमूर थे। तो वहाँ जब मैं गया तो वो पहले मुझसे गए हुए थे वहाँ, तो वो भी पता चला कि उस वक्त कर रहे थे MA मेरा इकनॉमिक्स में किसी यूनिवर्सिटी में। तो राब्ते हुए तो मेरा भी जो ताल्लुक़ हुआ वो वहाँ की जो इनकलाबी को तहरीकें थी उनके साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुआ और मुख्तलिफ जो बैन अल-अक़वामी सतह पर कह लें कि तहरीकें चल रही थी, उस किस्म की जो वहाँ की स्ट्रगल थी उसके साथ हम शामिल हुए। तो हमने ये सोचा कि भाई ये अपनी हमारी जो कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल उसकी दुनिया को यानी किया जाए, उसके मतलब यानी एक्सप्लेन किया जाए कि हम क्यों डिवाइडेड हैं, क्या हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वो जो 4-5 बशीर थे, माई सेल्फ, यूनुस एक थे, आजकल वो यूनुस तरियाबी के नाम से जाने जाते हैं और उनका JKPNP के साथ तल्लुक़ है। वो इससे पहले भी थे, फिर छोड़ के चले गए, फिर अब वापस आए। और एक से हमारे साथी वहाँ मुश्ताक, ये वो यहाँ महाज राय शुमारी के साथ उनका ताल्लुक़ था, वो भी हमारे सपोर्टर थे। एक मास्टर मजीद, माई सेल्फ, बशीर एंड यूनुस ने मिलकर वो UK लिबरेशन फ्रंट बनाया था। लेकिन कुछ अर्से के बाद, चूँकि हम एक शहर में नहीं रहते थे जी, और हमारे दरमियान जो थी वो कह लें कि लगातार या तसलसल से राब्ते ना हो सके, तो आस्ता आस्ता वो फेड होना शुरू हो गई। तो इस दौरान में मैं यहाँ आया
73 में। तो UKLF जो थी वो तकरीबन मुनहदम थी, तो ही कम्प्लीटली, लेकिन इनफेक्टिव थी या अनएक्टिव थी। यहाँ फिर उस वक्त महाजरा शुमारी के जो असीरान थे पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में, उनको रहा किया गया था। लॉन्ग स्टोरी है कि वो कितना सारे जेलों में और क्या कूबते। GM मीर साहब थे, खालिक इंसारी साहब थे, सूफी ज़मान थे, एक नाज़की शाह साहब थे हुआ करते, शाह साहब, वो उन सब से यहाँ मेरी मुलाकात हुई जब मैं वापस आया 73 में। डुडियाल उस वक्त हम शिफ्ट हो चुके थे, अपने हिल से डैम बन चुका था, और मुझे मेरे सूफ़ी साहब ने पैगाम भेजा कि बेटा आओ, कुछ लोग आए हुए उनसे मुलाकात करवाएंगे। तो मैं आया। तो ये जब इनकी कन्वेंशन थी रहाई के बाद, उस कन्वेंशन में यहाँ B4 में B2 में थे, पूरी लाइन थी जो वहाँ इंसारी साहब, सूफी ज़मान साहब, बशीर तबस्सुम साहब होते थे, चौधरी सादिक साहब, ये एक ही घर, इनका सारा एक लाइन था। तो जो मेहमान आए हुए थे महाजरा शुमारी के, वो इन घरों में ठहरे हुए थे। तो मैं चूँकि मेरे कज़न थे, सूफी साहब ने मुझे बुलाया, वहाँ मेरी मुलाकात हुई अपने मकबूल भट्ट शहीद साहब के साथ, और उनका नाम हमने सुना हुआ था, उनके बारे में सुना था, लेकिन कह लें कि उनके साथ डायरेक्ट जो मेरा ताल्लुक़ हुआ वहाँ सूफी साहब के, तो काफ़ी देर। ये किस ईयर की बात है? ये 73 की बात है, 73 मार्च अप्रैल। अच्छा, महाजरा शुमारी, जो मैं पिन पॉइंट क्वेश्चन जो मैं करना चाह रहा हूँ, चंद दिन कबल अजीम दस्त साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने अमानुल्लाह ख़ान मरहूम और उनके चंद एक साथियों के मतलब ये बात की कि ये जो लिबरेशन फ्रंट बनी, महाजरा शुमारी को जो तोड़ा गया बकौल उनके, ये कोई साजिश थी, कोई प्लान, मास्टर प्लान पीछे कोई और था, और महाजरा शुमारी को और तहरीक आज़ादी की इस तंजीम को लेट डाउन करने के लिए कुछ घुसपैठियों ने ये काम किया। वो उस इस मतलब बयान में वो बिल्कुल हकीकत पसंदाना बयान है वो। और मैं भी थोड़ा सा उस पर देखूँगा कि जो अमानुल्लाह साहब का जाना वहाँ वो हादसा नहीं था, दैट वाज ए प्लान। वो प्लान कहाँ था? जब महाजरा शुमारी के लोगों को गिरफ़्तार किया गया, यहाँ पूरी लीडरशिप को, अमान साहब को गिरफ़्तार किया गया गिलगित में, ठीक है जी। ये लोग चले गए पाकिस्तान के जेल खानों में, हुकूमत खानों में, इन पर जुल्म हो रहे हैं। GM मीर साहब ने बाकायदा अपनी स्टोरी लिखी कि, और उनके जो भाई थे GM मीर साहब के, ये दोनों, इनको किले में डाला गया, वो जो शाही किला लाहौर का जो बदनाम ज़माना किला है, वहाँ इनको कहा कि तुम्हारी बेटियों को लाएंगे यहाँ, उनके साथ ये अशर होगा, बदसलूकी होगी, तो तुम इकरारनामा दो कि भाई ये सारा कुछ प्लान हमने किया, जो हाईजैकिंग हुई है या गंगा त्यार है। क्वेश्चन ये है कि वो हुकूमत खानों में उन्होंने गिव अप नहीं किया। अमान साहब एक हफ्ता भी नहीं रहे, ये हकीकत है कि अमान साहब को गिरफ़्तार गिलगित में किया गया, वहाँ उन्होंने विद इन वीक बाहर आ गए। क्यों बाहर आए, कैसे आए, ये क्वेश्चन है। और मेरी जो है हंच कहते हैं, हाइपोथेसिस, उस पर भी काम हुआ है, लेकिन हमने कौमी मफाद की खातिर उसको पब्लिश नहीं किया। वो ये है, एक किताब छपी थी 90s में, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के शोबाए सियासियात के या सिविल सोशल साइंसेस के जो थे हेड, वो यहाँ आए 90s में। ये तहरीक चंद शुरू हो चुकी थी उस वक्त 89 से। ये इन्होंने वहाँ से मंगवाने शुरू किए, नौजवानों को यहाँ तरबियत हो रही थी, और पाकिस्तान की ISI की निगरानी में वो शुरू हुआ प्रॉक्सी वॉर, ठीक है जी। उसने जाके किताब महीना रहा, 2 महीने सबसे इंटरव्यू लिए, उसने ये कहा कि जो लिबरेशन फ्रंट की लीडरशिप है, अमानुल्लाह खान, दे गेव इन टू ISI प्रेशर इन 90s। ये किताब में मौजूद है चीज़। तो उसका मैंने जवाब दिया, वो मतलब कह लें कि रिव्यू किया उस किताब का। तो मैंने कहा कि ये जो 90s की है, कह लें कि जो उन्होंने आंकड़ा या जो दहाई का लिखा, ये हकीकत नहीं है। अमानुल्लाह वाज कैप्चर्ड बाय ISI इन 70 ड्यूरिंग दैट
जो उन्होंने रैप अप किया था तमाम लीडरशिप को। ये मेरा हंच था। क्यों हंच था कि जब अमान साहब गए यहाँ से तो उनके लिए पहले वहाँ से जो भेजी गई है रिक्वेस्ट आई थी, माजरा शुमारी के जो सदीक मिर्ज़ा थे, बहुत अजीम इंसान हैं, ज़िंदा हैं अभी, उम्र उनकी काफ़ी ज़ईफ़ है, वैसे बड़े हैं, नज़र कमज़ोर है। वो उन्होंने इंसानी साहब से कहा आप आए और GM मीर साहब को लाएं साथ, ठीक है जी। और उन्होंने टिकट जो भेजे वो दो थे, GM मीर साहब के लिए और इंसारी साहब के लिए। इंसारी साहब के साथ ऑब्वियसली गए अपने उनके भतीजे जो थे फौत हो गए, वो नाम अभी साबर इंसारी साहब। अच्छा, तो जब मीर साहब को वीज़ा न मिलने की वजह से इंसारी साहब ने अमान साहब को साथ लेके वहाँ पर गए। तो अब ये अमान साहब हम शुरू होगी जी कि हम इसका नाम तब्दील करते हैं, ठीक है जी। अमान साहब के वो बाकायदा एक यानी बर्मिंघम में आलम राक रोड है, एक मशहूर इलाका है जिसमें ये हमारे ज़्यादातर लोग वहाँ रहते थे। तो इंसारी साहब ने वहाँ एक बिल्डिंग अपने ख़ानदान के लोगों से कह लें कि जमा करके रुपया तो बिल्डिंग ख़रीदी, वो थी कश्मीर हाउस, उसका नाम रखा, कश्मीर पब्लिकेशन मेरे ख्याल में था नाम उसका। और उसमें अमान साहब को परमानेंट राज का इंतज़ाम किया। अब जब नाम तब्दील करने पर डिबेट हुआ वहाँ, हम जो 4-5 साथी थे, सिर्फ मैं था उसमें, मतलब जो मैंने जिक्र किया बशीर कामरेड वो नहीं थे, अपना यूनुस JKLF में नहीं शामिल हो रहे थे। लेकिन हमारी डिस्कशन पहले अपने ग्रुप में होती थी, क्योंकि हमारा जो तसव्वुर था वो दुनिया की जो लिबरेशन मूवमेंट है वो लेफ़्ट की होती थी तंजीमें, उनके के सामने रख कर करते थे डिबेट। तो ये फीड करते थे माजरा शुमारी को कि भाई आइंदा जो है ये माजरा शुमारी का नाम अच्छा नहीं लगता, लिहाजा इट्स नॉट एक्चुअली दुनिया में जो तहरीकें चल रही हैं वो लिबरेशन के नाम से हमारी को जो हमारी कौम है वो डिवाइडेड है, उस पर गासिब हैं दो ममालिक, उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए हमें वो तरीक़ेकार अख्तियार करते हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने हर मगलूब कौम को राय दिया है, हक दिया है, और कौम आलम जिसको तस्लीम करती है। तो उसमें जो डिबेट में फिर हमने, मैं अकेला नहीं था, बाकी भी साथी थे, और जो आइन लिखा गया उसमें मैं अकेला नहीं था, और भी लोग थे उसमें, मेहमानुल्लाह खुद शामिल थे उसमें। और ये सोच हमारी थी, ये कलेक्टिव सोच थी कि इसका नाम तब्दील किया जाए। नाम तब्दील हो गया। अब पहला जब उसका हुआ कन्वेंशन तो क्योंकि पहले ही मैं माजरा शुमारी में रोल अदा कर रहा था यहाँ आने से पहले, क्योंकि भट्ट साहब से मिलने के बाद जब गया तो मैंने माजरा शुमारी ऑफिशियली ज्वाइन कर ली थी, तो उसमें मेरा जनरल सेक्रेटरी का रोल था। जब ये तब्दीली आई तो कन्वेंशन में मुझे जनरल सेक्रेटरी किया गया JKLF फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। जब्बार भट्ट साहब थे प्रेसिडेंट। अमान साहब अभी उनको यानी स्टे नहीं मिला था, और वो उन्होंने वहाँ जो पब्लिकेशन के नाम पे वो बिल्डिंग खरीदी थी उसमें उन्होंने एक रसाला शुरू किया था कश्मीर वॉइस और वॉइस ऑफ कश्मीर, उसमें लिखा करते थे। एक और हैं साथी मुश्ताक कामरेड के नाम से, आप आए हुए यहाँ रहते हैं मीरपुर में हैं, काफ़ी ज़ईफ़ हैं, उनकी बीमारियां हैं, मैं आता हूँ जब भी मिलता हूँ, आज इस बार मिला उनसे। वो यहाँ से चले गए थे, वो भी साथ उसी दौर में आते जाते रहते थे। जब इनकी इब्तला पड़ी माजरा शुमारी के लीडरान पर तो यहाँ थे, उन्होंने डिफेंस किया इनका, ऑर्गेनाइज पाकिस्तान जाकर मतलब वकला के साथ। तो जब वो कन्वेंशन हुई राय के बाद, उसके बाद वो भी चले गए। उनका था इंसारी साहब के साथ इख्तलाफ कि आप अमान साहब को इधर क्यों लेके आए UK में, क्योंकि अमान साहब के बारे में यहाँ मजलिस आमला थी जो माजरा शुमारी की, उस पर डिबेट हुए कि भाई इनसे पूछा जाए कि ये राय के बाद क्या क्या राब्ते किए इन्होंने, क्यों रहा हुए। एक फिर यह है कि जो भट्ट साहब की जो इसके अंदर महाज आज़ादी बना हुआ था, उसमें जो भट्ट साहब की कह लें कि जो वापसी हुई है उस पर डिबेट था कि उसको क्यों गए। माजरा शुमारी का अपनी सेंट्रल कमेटी का ये फैसला था कि आइंदा जो भी पार होगा इस बॉर्डर के उधर जाएगा, तंजीम को फैलाने के लिए, लोगों को अपना हमनुआ बनाने के लिए वो भट्ट साहब नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वो
वहाँ से जेल से भाग के आए हुए थे यहाँ, और कन्विक्टेड थे। सही। तो वो भट्ट साहब कैसे गए, क्यों गए, इस पर डिबेट हो रहा था यहाँ। पाकिस्तान की जो लीडर जी अपने कहने कि मीर अब्दुल कयूम साहब, उनके भाई, और GM लॉन हुआ करते थे कराची में, ये सब कह रहे थे जी कि भाई पूछा जाए इनसे, जॉब तलबी की जाए। इंसारी साहब टाल टोल करते रहे, ताकि मेरा ख्याल है उनके सोच थी कि शायद तंजीम में कोई नफाक न पैदा हो जाए। बहरहाल मुश्ताक साहब वहाँ थे इस दौर में जब कन्वर्शन की बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे इंसारी साहब से, भाई ये आप इसको ले आए यहाँ, इस बंदे पर तो वहाँ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए थी पार्टी के अंदर, वो नहीं हुई। तो ये डिबेट उन्होंने कहा जी मैं जान नहीं करता। हालांकि उन्होंने जो पब्लिकेशन के नाम का किया पब्लिसिटी, वो चीफ एडिटर के नाम से मुश्ताक थे और अमानुल्लाह साहब एडिटर, या वाइस वर्सा। अब 73 में हुआ ये सब, 7 में हुआ ये सब, लेकिन उन्होंने जान नहीं किया मुश्ताक साहब ने, बार से तनकीद करते रहे। हमारे साथ जो हमारा लेफ्ट ग्रुप था वहाँ, उसके साथ हम रेगुलर मिला करते थे, और यानी जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें होती रही हमारे दरमियान गुफ्तगू। अब बात यह है जी कि सेक्रेटरी जनरल मैं हूँ, भट्ट साहब लंदन में हैं, मैं रहता हूँ उसी इलाके, थोड़े मुल्का इलाके में मेरा अपना मकान था। मैं यूनिवर्सिटी में उस वक्त यानी कर रहा था, अपनी रिसर्च वगैरह स्टडी कर रहा था जी। 5 मिनट का फैसला, पैदल 10 मिनट का, तो मैं आ जा सकता था, दिन को आता था दफ्तर में। तो ऐसा हुआ कि पता चला कि अपने अमान साहब मेरे नाम से और जब्बार भट्ट साहब के नाम से लेटर लिख रहे हैं मुख्तलिफ अवाम, यानी अक़वाम को, लोगों को, बड़े बड़े लीडरों को। और फिर जब मैंने पूछा कि भाई आप, मैं करीब हूँ, आप मुझे बुला लिया करें, डिस्कस कर लिया करें, लिखें, चलो आप लिखना चाहते हैं, कम अज़ कम अगर मेरा नाम इस्तेमाल करें तो मुझे पता होना चाहिए। में होना चाहिए। नहीं हुआ जी। आखिर उन्होंने एक लेटर लिखा जब्बार साहब को, भाई मैं बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ और लेटर हमारे पास रिकॉर्ड में है, और मैं इसलिए आपका नाम और नाज साहब का नाम लिख के था। तो इस दौरान उन्होंने क्या किया जी कि जब डिस्कशन शुरू हुई, मतलब मीटिंगें होती थी, तो वो रुझान उनका बदलना शुरू हो गया पाकिस्तान के बारे में। कहते हैं जी हमें थोड़ा हाथ हौला रखना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के मतलब ज़्यादा होना चाहिए। बहरहाल 5-6 महीने गुजरे। इस दौरान एक कॉन्फ्रेंस हुई, इस्लामी ज़ाब्ता आलम की कॉन्फ्रेंस थी, लेड बाई अपने सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के थे लीडर, प्लस वो इनवाइटेड थे अफ्रीका से भी आए बेशुमार स्कॉलर्स। मसलन मेहदी सुडानी के पोते या पड़पोते थे मेहदी, उनका भी नाम मेहदी था, वो भी उस कॉन्फ्रेंस में थे। तो अमान साहब ने क्या किया कि बग़ैर कंसल्टेशन, सेंट्रल कमेटी मौजूद थी, मैं रिज़ाइन, यानी मेरे ख्याल में अभी नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ मेरा रिज़ाइन। तो वो उन्होंने क्या किया जी कि पम्फलेट तैयार करके छपवा के रख लिया। जब हमारी गाड़ी चलने लगी बर्मिंघम से, हम पूरा कंटिजेंट गया, नौजवान भी साथ थे, 20-25 आदमी का सेंट्रल कमेटी के लोग थे। रास्ते में उन्होंने कहा जी कि वो पलंदा खोला कि ये मैंने पम्फलेट दिया है तो ये तकसीम करना चाहता हूँ। तो जब वो पम्फलेट देखा उन्हें, तो स्ट्रेट अवे उसका जो लुब लबाब सुर्खियाँ ये कह रही थी कि ये कोई मजहबी जंग है, कश्मीर का इशू जो है ये मुसलमान और हिंदुओं का इशू है। तो अब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं गज़ब गुस्सा आया। मैंने कहा हमारी शनाख्त जो है इस तहरीक की वो सेकुलर है। इंसारी साहब यानी अजीम मजहबी स्कॉलर होने के बावजूद सियासी तौर पर आज तक उन्होंने मज़हब को शामिल नहीं किया। हाँ, तकरीर करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ेंगी, लेकिन उसका जो मफहूम है वो समझाएंगे ये है यानी अपनी आज़ादी के लिए, हुर्रियत के लिए। तो उन्होंने अपनी इस सेकुलर जो आइडेंटिटी थी तंजीम की, माजरा शुमारी की और लिबरेशन, उसको मेंटेन रखा। हम जैसे लोग जो मतलब लेफ्ट की क्या ले रुझान था हमारा, इसीलिए इस तंजीम के साथ शामिल हुए, बल्कि इसकी बुनियाद रखवाई कि ये सेकुलर रहेगी। दैट वाज माई
कि भाई मेरे साथी कुछ थे मुख्तलिफ, मतलब वो चेयरमैन माओ से मुतासर हुए, मैं ख़ुद कम्युनिस्ट पार्टी यूके की मेरी सेंट्रल कमेटी तक मेरी हैसियत थी वहाँ। लेकिन हमें जो तरबियत दी गई थी कि भाई कोई भी जो गुलाम कौम है, जब तक वो यूनाइटेड प्लेटफॉर्म से तहरीक नहीं चलाएगी, यू विल नेवर सक्सीड। तो इसलिए हमारे पास जो कौमी सतह पर तहरीक थी उस वक्त इस खत्े में, वो महाजरा इस्माइल थी, और उसको कन्वर्ट करके हमने लिबरेशन फ्रंट रखा। देयर वाज नो। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं चीज़ों को मैं चाहता हूँ लोगों को ज़रा समझ आए कि अमानुल्लाह खान साहब जो थे, आपकी ऑब्जर्वेशन उस वक्त ही हो गई कि समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ ब्लैक अंडर द बॉटम। उस पर बाकायदा, यानी लेटर ऑन उस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई, और हमने एक चार्ज शीट तैयार की हुई है वहाँ। अच्छा। वो चार्ज शीट है कि अमानुल्लाह ने कैसे तंजीम को सेकुलर बुनियादों से हटाकर मजहबी रंग दिया, एक। फिर यह उन लोगों के साथ पाकिस्तान में आकर राब्ते कायम किए जो कैदो बंद में माजरा शुमारी के लीडरान को जिन्होंने अजीतें दी, उनसे राब्ते किए, और वो रिकॉर्ड में है चीज़ें। लेकिन जब छुपाने की बात आई, एंड दिस इज लेट, जब स्प्लिट होने के बाद ये सारा कुछ हुआ, स्प्लिट 82 में हुई, लिबरेशन फ्रंट 77 में कन्वर्ट किया गया माजरा इस्माइल से। सेक्रेटरी जनरल फर्स्ट मुझे इलेक्ट करने के किया गया, मैं रिज़ाइन कर गया 6 महीने के बाद। उस जो वाक़या मैंने बयान किया जिसमें अमान साहब ने वो इशू पम्फलेट बनवाया उसमें तकसीम करने के लिए, जिसे अपनी तहरीक को बाकी मुस्लिम ममालिक में जो मतलब यानी अफ्रीका में जो थी तहरीकें, कुछ मजहबी तहरीकें, गुरिल्ला वॉर किया तक वो लड़ रहे थे अपने हुक्मरानों से, उनके साथ लिंक किया। तो जो हमारा जो रुझान था, इस तरह ये कह लें कि सोच विचार जो थी वो थी सेकुलर, और हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों को गासिब डिक्लेयर करते थे। यानी हमारी अर्ली तहरीरों में मेरी अपनी तकरीरें वहाँ रिकॉर्डेड हैं, और मैंने गुरिल्ला वॉर पे शुरू भी किया था कि कैसे की जाती है। इन्होंने शुरू किया जी कि हमें जब तक गुरिल्ला वॉर अपनाएंगे नहीं, उस वक्त तक हमारी यानी आज़ादी की स्ट्रगल आगे नहीं जाएगी। तो इसके लिए नौजवानों को उन्होंने ब्रेन वॉश करना शुरू किया। मैंने कहा ये गुरिल्ला वॉर कोई, इससे पॉलिटिकल वॉर थ्रू मिलिट्री मीन्स, और सिर्फ वो लोग करते हैं जब एक मुत्तहिदा महाज होता है, कौम की 75-80% आबादी दोनों तरफ से उनको सपोर्ट करती है, तब जाके वो, और फिर वो जो गुरिल्ला वॉर की यानी प्लानिंग होती है वो शहरी इलाकों में नहीं होती है, अवाम जहाँ होते हैं नहीं, वो जंगलों में होती है। तो अभी तक तो इस पर डिबेट ही नहीं हुआ। तो ये पूरा एक इंटेलेक्चुअल एक डिस्कशन थी जो आप दुनिया की तहरीकों को स्टडी करने के बाद आप सजेस्ट कर सकते हैं। ये बात तो समझ आ गई। तो इट मीन्स के महाजरा शुमारी जो कि जम्मू कश्मीर प्लेबिसाइड फ्रंट, अब्दुल खालिक अंसारी एडवोकेट मरहूम, सूफ़ी ज़मान मरहूम, बशीर तबस्सुम साहब, साबर अंसारी साहब, आप जितने लोग थे, आप तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की इस तहरीक को मजहबी रंग नहीं देना चाहते थे। जिन लोगों ने ये गुनाह किया, 3 नस्लें जो वहाँ पे शहीद हुई हैं, आप समझते हैं कि उसके ज़िम्मेदार वो हैं? वो ज़िम्मेदार हैं जी। ISI ने शुरू में महाजरा शुमारी की जो महाज आज़ादी थी उसके साथ रबते हुए इनको इन्विटेशन आती रही कि आए हमारे पास। GM मीर साहब रिकॉर्डेड है मेरे पास इंटरव्यू कि ब्रिगेडियर लेवल तक पाकिस्तान की ISI इनको इनवाइट करती रही, मुख्तलिफ मकामात पर डिबेट होता रहा। ये था यानी मकबूल भट्ट साहब के जाने के बाद जो चले गए यहाँ से दोबारा। इन बिटवीन मकबूल साहब की ज़िंदगी में उन्होंने रबते किए, तो कहा जी कि आप आपकी क्या मदद कर सकते हैं। वो एक ही बात थी उनकी, सिर्फ़ और सिर्फ हमें आर पार जाने की इजाज़त दी जाए। ये फैसिलिटेट करें, बाकी सारा काम हम खुद करेंगे, नौजवानों को हम ट्रेन करेंगे, और कैसे शुरू करेंगे, क्यों करेंगे, प्लानिंग क्या होगी, इंटायरली हमारी होगी, ताकि तहरीक इंडिजिनस रहे, कोई मुदाखलत ना हो। दुनिया में हम ये कहें कि ये प्योरली कश्मीर के रियासती बाशिंदों की तहरीक है, ये प्रॉक्सी नहीं है, प्रॉक्सी नहीं है। और इंडिया और पाकिस्तान यानी दोनों इसमें मुलव्वस हैं। हमारे जुदा करने के लिए हमें डिवाइड किया हुआ है उन्होंने। हमने
इस वक्त इंडिया के ख़िलाफ़ करना इसलिए कर रहा है कि जो यहाँ जो है कम अज़ कम हमारे लिए ये लफ्ज़ी तौर पर हमें ये बंद नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये था कि ये कह लें कि उनकी स्ट्रेटजी थी कि भाई फ़िलहाल पाकिस्तान को ना छेड़ें उस तरह से, लेकिन हमारे नज़दीक ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। यहाँ हमें कोई हकूक़ नहीं थे, हमें जो ये जिस तरीके से ये गवर्नेंस ही हमारी टोटली पाकिस्तान के कब्ज़े में थी। लेकिन रुझान ये था कि भाई पहले हम उस तरफ से आज़ाद करवाएं, जो बाद में हमें हमारी जो सोच थी वो सही साबित हुई कि भाई यहाँ जब तक हमें अपना बुनियादी हकूक़ नहीं मिलते हम कैसे दूसरे लोग उस तरफ जाके स्ट्रगल कर सकते। एनीवे क्वेश्चन ये था जी कि ये जो अमानुल्लाह साहब ने शुरू की ये क्या यानी लिबरेशन फ्रंट के अंदर के हमें पाकिस्तान में जाकर खोलने हैं लिबरेशन फ्रंट के दफातर या ढांचे यहाँ ब्रांचें बनानी है, इस पर डिबेट था बेहद, नुकसान की हद तक ये चले जाते थे आपस में, जब इस हद तक एक दूसरे से हम गुस्से में कहते थे कि भाई ये चूँकि हमारा आइन ये नहीं कह रहा है, आइन ये कहता था कि वी विल हैव सिस्टरली रिलेशन, ब्रदरली रिलेशन विद माजरा शुमारी, बट वी विल नॉट इंटरवीन इन देयर वर्क। एक हम उन पर कोई इम्पोज नहीं करेंगे, हमारा काम यह है कि बैनुल अक़वामी सतह पर राय आमा को हमारी स्ट्रगल के लिए हमवार करें उनको, और वो पीसफुल होनी चाहिए। बरतानिया में रहकर हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारा जो ग्रुप था, कि भाई हम कोई ऐसी हरकत करेंगे जो हमारी यहाँ की जो आज़ादियाँ में मिली है वो सल्ब हूँ। अमानुल्लाह वाज थिंकिंग डिफरेंटली। एक मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि एक स्टेज पर आके, अब मैं चूँकि रिज़ाइन कर चुका है, लेकिन पार्टी ने दूसरी कन्वेंशन में मुझे डिप्टी सेक्रेटरी फिर अलर्ट कर लिया। बाकी साथी भी कहते हैं भाई छोड़े नहीं, आप तनकीद जारी रखें, लेकिन साथ जब मैं तनकीद करता था तो सारा ग्रुप इंसारी साहब के मोस्टली रिलेटिव थे उसमें, सेंट्रल कमेटी में कुछ और लोग थे बाहर से भी आए हुए, वो कहते थे ये मान साहब हमारे मेहमान हैं, नाई साहब आपकी तनकीद सही है। अब ये गैर सियासी सोच के हमारे साथी थे जो हमारे इर्द गिर्द थे, जज्बा मेहमानदारी के तहत कश्मीरियत जो थी हावी हो जाती थी, ये हमारे मेहमान हैं जी, फिर इनकी फैमिली आनी है जी, फिर ये क्या करेंगे, हम इन्हें आप जैसे कह रहे हैं तो इनका जो जुर्म बनता है तो हमें पार्टी से निकालना पड़ेगा, तो ये कैसे कर सकता है। एक दफ़ा इन्होंने ये जब ये डिबेट शुरू करवाया पार्टी के अंदर कि हमें ब्रांचें खोलनी चाहिए, उस दौरान में उन्होंने एक एग्जेक्टिव दो थे लिए, टू लिए था, एक सेंट्रल कमेटी थी 40-50 आदमी थे उसमें मुख्तलिफ शहरों से, दूसरी एग्जेक्टिव थी विच वॉज एक्टिंग एज ए गवर्नमेंट इन कह लें कि रेगुलर सेशन में होती है, वो थे 10-15 उसमें नौजवान। और उस वक्त ब्रैडफोर्ड के थे लॉर्ड मेयर जो पहले हुए अपने अजीब साहब, मोहम्मद अजीब साहब, वो भी उस एग्जेक्टिव के मेंबर थे और हमारे साथ सेंट्रल कमेटी में भी बैठते थे, वो भी आए हुए थे। और मतलब कोरम था तकरीबन 8-10-15 में से 10-15 आदमी मौजूद थे। तो अमान साहब ने कहा जी कि हमें आइंदा हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 25% हम करें तनकीद, और इंडिया के ख़िलाफ़ 75% बुछाड़ करें। ये अमान साहब का, ये अमान ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ कि ये हक़ाइक़ है जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये आप अजीब साहब जिंदा है। तो मैंने कहा जी अमान साहब ये जो आपने ये जो बंदर बांट की है यानी परसेंटेज की, ये कौन सा फार्मूला किया आपने। मतलब दुनिया के जो कवानीन जो बात कहते हैं, जो जस्टिस बात कहता है कि आप यार्ड स्टिक आपकी बराबर होनी चाहिए सबके लिए। जनाब नज़ीरुल हक नादिश साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कैसे बनी, अमानुल्लाह खान मरहूम जो थे, तारीख़ के पेपर्स के ऊपर उनका कैरेक्टर क्या था, प्लेबिसाइड फ्रंट, जम्मू कश्मीर महाजराए शुमारी को तोड़ने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले लोग कौन थे, तहरीक आज़ादी रियासत जम्मू कश्मीर को कंप्रोमाइज़ करने के लिए क्या क्या काम किए गए, इस पे डॉक्टर नज़ीर साहब, नज़ीरुल हक नादिश साहब बरतानिया से अपनी मट्टी मीरपुर में तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ बैठ के आज़ादी हाउस से चंद मीटर के फासले पे बैठ के ये बातें हमें बता रहे हैं। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। जी सामीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में अब हम चलते हैं
डॉक्टर नज़ीर नादिश साहब, नज़ीर उल हक नादिश साहब, जो बरतानिया से तशरीफ़ लाए हैं, सूफ़ी ज़मान मरहूम के कज़न, जम्मू कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट का पहला आइन मंशूर आपने लिखा, अमानुल्लाह खान मरहूम और एजेंसीज़ के पेरोल पे मुख्तलिफ जो कठपुतलियाँ यहाँ पे तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर को सैबोटाज करती रहीं, उनका एक हाईलाइट, उनकी एक झलक आईने के अंदर, उनका एक अक्स आपने हमारे सामने रखा। अच्छा डॉक्टर नज़ीर साहब, नादिश साहब, अब देखिए 47 से लेके आज तक हम देख रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पाकिस्तान की कठपुतली जो तंजीमें हैं, उनकी हुकूमतें रहीं, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की शक्ल में हो, और चाहे पता नहीं ये पीटीआई अब है या नहीं है, हर चंद कहीं है या कि नहीं है। आजकल वो सुना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गई है। तो यही सूरत हाल हम देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर के मुआहदा कराची के बाद से लेके अब तक जो सरज़मीन बेआइन वो रही, वहाँ के लोग जो हैं उनको कुछ समझ नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसकी सूरत हाल तो आपके सामने है। कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हम बिगनिंग करें, बिस्मिल्लाह करें तो करेक्शन हो सकती है? देखिए जी, जो ये नई इब्दा हुई है लेटेस्ट पिछले मतलब साल से ऊपर की, यही एक तरीक़ेकार है जिसपे हमने इवन लिबरेशन फ्रंट के प्लेटफॉर्म से पहले भी यानी अवाम को ये मैसेज दिया है कि चूँकि इंडिया और पाकिस्तान का रोल एक है, दोनों काबिज में हमारे यानी कह लें कि खित्ते पर, अनटिल ये जो प्रॉक्सी शुरू की थी ISI ने हमारे लोगों को सामने रखकर, उस वक़्त तक कम से कम इंडिया में जो यानी आइनी तरीक़ेकार था उस पर इंडिया अमल कर रहा था। मसलन इंडिया में जो हुआ था, यानी कह लें कि उसमें जो ट्रीटी थी महाराजा की, उसमें 3 शोबे थे जो इंडिया के हवाले किए गए थे। जो एक्सेशन डॉक्यूमेंट चाहे गलत था रॉन्ग था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, महाराजा ने साइन किया यानी उस पर नहीं, लेकिन एक्सेशन में ये था कि भाई हमें इंटरनली हमें आज़ादी होनी चाहिए, ऑटोनमी होनी चाहिए, और 3 शोबे हैं जो आप संभालें। उस पर रहे कांग्रेस जितना सा रही उस पर। हाँ, एक थी, ये कह लें कि वो SSR जो थी, RSS, वो थे कि भाई नहीं, कश्मीर हमारा हिस्सा है, टूटंग है, लेकिन वो माइनॉरिटी में लोग थे। इवन कश्मीर के अंदर उनका जो था कह लें कि पार्टी बहुत माइनॉरिटी की हैसियत में थी। मतलब ये RSS आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे वो अमरनाथ यात्रा करते हैं वहाँ पे, और ये हिंदू, प्योरली हिंदू मेंटालिटी आज जो मोदी है, हाई कास्ट हिंदू ब्राह्मण लीड कर रहे हैं, और उनका ये तस्वुर हिस्टोरिकली रहा है कांग्रेस के ख़िलाफ़ कि भाई हिंदुस्तान जो है ये पूरा हिंदुस्तान कह लो कि मजहबी बुनियादों पर इकट्ठा रह सकता है, और हमें यहाँ मजहबी रियासत का यानी इजरा करवाना है। आज मोदी उसी पर अमल पैरा है और उसने पूरा कंट्रोल किया हुआ है। आज इंडिया का जो सेकुलर कह लें कि तशख़्ख़ुस था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, ऑलमोस्ट कह लें कि फिनिश है। लेकिन क्वेश्चन ये है जी कि कश्मीर के बारे में ये लोग माइनॉरिटी में थे, मेजॉरिटी रूल रहा है वहाँ कांग्रेस का है, तो कांग्रेस में ये सोच मौजूद थी कि कश्मीरियों को हम यानी ऑटोनमी देकर एक स्टेज आएगी कि हमने जो वादे हुए थे यानी यूनाइटेड नेशन में जी, उसमें ये दोनों ममालिक कहते रहे जी कि यस वी विल एग्री कि भाई प्लेबिसाइट करवाएंगे। इस पर हुआ सारा डिबेट, वो मुनर्रफ होते रहे अपने वादों से, इंडिया भी और पाकिस्तान भी दोनों। देखें जी, पहला जो यानी हुआ है कश्मीर पर रेजोल्यूशन, वो था कि कश्मीर इशू पर हुआ। पाकिस्तान और इंडिया से उन्होंने कहा जी कि आप इस पर अपना दें, राय दें। इन्होंने जाके वहाँ जो दोनों ममालिक ने किया यूनाइटेड नेशन में कि भाई इसका नाम तब्दील करें, विदिन यानी कह लें कि 3-4 महीने वो रहा पहला रेजोल्यूशन, और इनकी सिफारिशात पर यूनाइटेड नेशन असम्बली
सिक्योरिटी काउंसिल ने उसका नाम तब्दील करके यूनिसेफ रखा, यूनाइटेड नेशन कह लें कि काउंसिल फॉर इंडिया पाकिस्तान। तो फ्रॉम उस डिबेट फिर ये नहीं रहा कि ये कश्मीरियों की यानी आज़ादी या कश्मीर अनसिप कर देना, यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल कट शॉर्ट करना चाहता हूँ चीज़ों को। देखिए, पुलों के नीचे से इतना पानी बह चुका है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उनकी रहलत के बाद सिचुएशन तब्दील से तब्दील होती चली गई। पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते रहे कि मिलिट्री मार्शल्स जो हैं वो रूल करते रहे। ठीक है जी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एक पपेट सरकार हमेशा यहाँ पे रही है, हमेशा पपेट सरकार रही है जो आवाम की उमंगों की तर्जुमान कभी भी नहीं थी। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं डॉक्टर नज़ीरुल हक नादिश साहब, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? वो तरीक़ाकार वो जो यहाँ अब तहरीक उभरी है, उसमें मैंने छोटा सा पम्फलेट करवाया शायद, वो है अवामी बेदारी की तहरीक है। ये आम लोग 1 2 3 4 पॉइंट्स क्या हैं इसके? उसमें क्या है जी कि हमारे यानी पहले तो है कि हमारे जो इस खित्ते के हमारे जो नहीं यानी इस खित्ते के जितने भी वसाइल हैं वो हमारे सपुर्द होने चाहिए हम पे। जो अल्टीमेटली यहाँ जो पाकिस्तान के अपने आइन में है और इंडिया के आइन में है कि इनको इंटरनली इंडिपेंडेंट एक एस्टेब्लिश होनी चाहिए यहाँ की गवर्नेंस, यानी ख़ुद मुख्तार और आज़ादाना रायदही पर यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना होना चाहिए, हमारा आइन हमारा अपना होना चाहिए, और जो वसाइल जो हैं इस खित्ते के वो हमारे अवाम पर खर्च हो। अब देखें ना, बिजली उन्होंने कहा जी कि बिजली और आटे की सब्सिडी दी जाए। ये पाकिस्तान ने आटे की सब्सिडी शुरू में की थी, मतलब कि इस खित्ते में जो गरीब लोग हैं उनको तकसीम किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में भी वो हुआ था। लेकिन बिजली का जो तस्वर है ये तो इस दुनिया किसी खित्ते में नहीं है रवाज या कह लें निज़ाम कि डैम आपके इलाके में बना, डैम में जो आपकी आबाओ इजाद की जो थी यानी कब्रें वो गर्क हुई पानी में, आपको उजाड़ कर पता नहीं कहाँ कहाँ दिए गए। ये पहाड़ी इलाका था सारा, डडियाल पहाड़ों पे था, यहाँ आपको दिए गए। अब तो लोगों ने अपनी मेहनत से इसे बनवाया इसमें, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये डैम बनवाना आइनी तौर पर मुमकिन नहीं था, ना आइन इजाज़त देता है। मैं बड़ा जैसे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी इस इंटेलेक्ट से, इस दानिश से कौम को, यंग जनरेशन को फ़ायदा पहुँचे। ऐसा कौन करेगा? देखिए, आप कहते हैं कि यहाँ के लोगों की तर्जुमान एक हुकूमत हो जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपने वसाइल की खुद मालिक हो, अपने डिसीजन खुद कर सके। कौन करने देगा आपको? आसान हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद। देखिए जी, चूँकि ग़ुलामी इस कदर हमारी नस्लों में तरसील कर गई है कि ये सोच भी नहीं सकते लोग कि भाई वी कैन सेट अप ए सिस्टम विच विल बी सेल्फ गवर्निंग, यानी अपनी 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 मतलब ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करने का हक सिर्फ और हक हमें होना चाहिए। ये अभी सोच लोगों में नहीं आई, लेकिन ये जो तहरीक उभरी है ना, 50 साल वहाँ मैंने गुजारे हैं यूके में, और उस तमाम अरसा जो था वो स्टडी किया है वहाँ की तहरीकें, एक नहीं बेशुमार इनकलाबात आए हैं, उसमें मैंने कुछ लिखा भी है। और इसी किताबचे में मैंने कहा कि वहाँ तहरीकें कैसे कामयाब हुई। अवाम ने मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म से, एक बयानिया से डिमांड किया है, और हुक्मरानों ने पहले तो जुल्म किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हुक्मरानों ने हथियार डाल दिए। यानी एक मेरा मोटो है कि यानी इज्तिमाई क़ुव्वत के सामने, अवाम की इज्तिमाई क़ुव्वत के सामने बड़ी से बड़ी रियासत घुटने टेक देती है। अच्छा, हमें वो इज्तिमाई क़ुव्वत नहीं मिल रही। अच्छा, हम देखते हैं कि मकबूल बट शहीद, ही इज़ अ सिंबल, ही इज़ अ लाइट हाउस, ही इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द यंग जनरेशन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान इवन। उनकी आइडियालॉजी क्या थी? आपकी तो मुलाकात रही। भट्ट साहब का यह तसव्वुर था कि अल्टीमेटली हमें हर वो ज़राए इस्तेमाल करने हैं जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में मगलूब कौमों को या माकूम कौमों को हक दिया गया है, लेकिन उसके लिए पहले हमें डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की ज़रूरत है।
यानी हमें दोनों तरफ अवाम को इस स्टेज पर लाना है कि हम मुत्हिद हो, यानी विदाउट यूनिटी ऑफ मैस ऑफ पीपल 80% तक जब तक लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, वी कांट टॉक ऑफ लिबरेशन फ्रॉम टू बिग स्टेट्स। दैट वाज हिज थिंकिंग। इस पर उन्होंने जो काम वहाँ शुरू किया था वो अवाम तक छोटे छोटे सेल बनाए। आपके घर आए 5-7 आदमी को, भाई इस पर काम करें आप। पीपल टू पीपल कांटेक्ट पीपल टू पीपल कांटेक्ट और ब्रेनस्टॉर्मिंग इस मतलब नज़रिए को लेके जाए अवाम तक। और जब अवाम का आपके पास इतना बड़े से बड़ा होना शुरू हो जाएगा, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई अब क्या करना है। यानी ये गुरिल्ला जंग जो है जिस पर इन्होंने शुरू किया, प्रॉक्सी वार शुरू करवाई थी लिबरेशन फ्रंट ने, वो उनके तस्वर में भी नहीं था, वो आउट ऑफ क्वेश्चन था। आउट ऑफ क्वेश्चन अनटिल एंड अनलेस हमारे पास इतनी मेजॉरिटी हो कि भाई वी विल बी एबल टू फाइट टू बिग स्टेज। इस और उनकी स्ट्रैटेजी में ये था कि फ़िलहाल इसको ना छेड़ें पाकिस्तान को, कम से कम हमें यानी जो तरीका चल रहा है उस पर हमें वो तशद्दुद नहीं है। वहाँ जब होता था कोई तो मतलब इवन बिफोर देख रहे जी शेख अब्दुल्ला को कैद किया जब 52 में उन्होंने अपना आइन बनाया और झंडा यानी अपना डिक्लेयर किया, और उन्होंने अपनी कह लें कि खित्ते में उस खित्ते में जो पोस्ट थी लीडरशिप की उसका वो वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, इख्तलाफ हुआ, इंडिया ने उनको जेल में डाल दिया। इसके बाद यानी महाजर आशमारी की वहाँ हुई इब्तदा अपने अफजल बेग साहब ने शुरू किया, उसकी यहाँ फिर उसी सिलसिले में यहाँ भी महाजर शुमारी काम है। वो भी जब महाजर शुमारी ने तहरीकें चलाई उन पर गैज़ व गज़ब इंडिया ने किया, तो क्वेश्चन ये था जी कि कैसे अवाम को पहले महफूज तरीके से मुत्हिद होना चाहिए। वो थी सोच उनकी। चलिए अब ये सब कुछ हो गया। अब देखिए माइट इज़ राइट की दुनिया है। अब नए हालात के तनाजुर में मेरी मुशाहिद हुसैन साहब से डिस्कशन हुई। मैंने सेनेट में हम बैठ के वहाँ पे राजा ज़फ़रुल हक साहब के चैम्बर में, जो कि मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन है मरकज़ी, बात हो रही थी। मैंने कहा अलीजा, लोगों के जहन में अब ये आ रहा है कि आप लोग मिलजुल के गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान में जम कर रहे हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके मीरपुर को जेलम में मिला रहे हैं और गुजरात में जनाब कुछ इलाकों को मिला रहे हैं, इसी तरीके से मुजफ्फराबाद को आप मनसेरा के हिस्सा बना रहे हैं, तो लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट है। तो इन दोनों का कहना था जी पाकिस्तान का आर्टिकल 270 जो है ये इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, और पाकिस्तान का आइन ये क्लियर कट कहता है कि कश्मीरी आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोग अपनी किस्मत का ख़ुद फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान से किस तरह का रिश्ता चाहते हैं। ये तो इन राइटिंग बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं सी पैक वहाँ पे जीबी से गुजर रहा है और उसकी सिचुएशन आपके सामने है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कठपुतलियों की हुकूमतें यहाँ पे आ रही हैं, जा रही हैं। रे ऑफ होप आप डॉक्टर नज़ीर साहब देख रहे हैं कोई? जी है, क्योंकि देखें जी कोई भी दुनिया में जो सिस्टम ऑफ ऑपरेशन है वो कायम नहीं रह सकता। ये हिस्ट्री ने हमें बताया है। यानी फैशिस्ट इटली और जर्मनी में फैशिस्ट एक स्टेज पे गए, काबज़ किया पूरे मतलब इर्द गिर्द के इलाकों को, एंड ऑफ द डे दे डिस्ट्रॉयड। इससे पहले देखें नेपोलियन उठा पूरी दुनिया पर, यानी जो तो कौमें थी, क्या इसको कौम समझते हैं आप? कौम तो बन ही नहीं सके ना जी। ये कि डिफरेंशिएट देखें जी, 50 साल से मैं दिन रात कह रहा हूँ, देखें जी अब लिबरेशन फ्रंट के कितने 15-16 ग्रुप, ये खुदारा यानी मकबूल भट्ट शहीद की रूह को अजियत दे रहे हैं ये लोग। ये यहाँ पे हल्का सा जिक्र करूँ कि अजीम दस्त साहब ने जिक्र जब किया अमानुल्लाह खान मरहूम और बहुत से लोगों का, जो उनके चेहरे जो हैं उनके ख्याल में जिस तरह के थे वो बेनकाब उन्होंने किए बकौल हिज ऑन वेरी गुड नॉलेज, तो उस पर हमारे एक अजीज़ ही हैं असलम मिर्ज़ा साहब, जी सिद्दीक मिर्ज़ा साहब के भतीजे हैं, वो काफ़ी बराफरोख्ता हुए और उनकी कुछ गुफ्तगू मुझ तक पहुँची उनकी वॉइस में ही, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाज़ेबा बातें की, नामुनासिब बातें की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि
जो कौम आपस में टुकड़े टुकड़े इस हद तक है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, वो कैसे आज़ादी की मंजिल हासिल करेगी? मेरी अप्रोच ये रही है कि इवन इस स्प्लिट के दौरान मैंने मुफाहमत की कोशिश की है, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं कहा जी कि ये फ़लाँ आदमी गलत है, ये फ़लाँ आदमी बेरा कर रहा है। देखिए जी, हमने बाकायदा चार्जशीट तैयार की थी ना, लेकिन हमने कहा कि कौम के मफाद में ये नहीं कि अब इसको इस वक्त किया जाए पब्लिश, ठीक है जी। हम देखेंगे क्योंकि हुआ क्या जी, हमने लिखना शुरू कर दिया जब हमारी स्प्लिट हुई अमान साहब के ग्रुप के साथ, तो हमने उनकी जो सारी स्ट्रेटजी पर मेरे मज़ामीन हैं वहाँ छपे। हमने अपना रसाला शुरू किया था मंथली आवाज़, उसमें हमने, लेकिन क्या हुआ कि जो हीरो वर्शिप आइडियालॉजी होती है ना, वो टेक ओवर कर गई। यहाँ उन्होंने जब अपनी ब्रांचें बनाई तो 3 नारे लगा दिए, हाशिम, अशरफ एंड अमान, आज़ादी के 3 निशान, हाशिम, अशरफ। अब हमारी आवाज़ दब गई, समझे नहीं। पॉइंट यह जी कि इसके बावजूद में आता, मैंने अमान साहब से इंटरव्यू लिया 1994 में, उन्होंने गिला किया जी कि देखें अब मुझे मिलता था 50 लाख या 50 करोड़, अब मुझे 10-12 लाख दे रहे हैं, खाली दफ्तर नहीं चला सकता मैं, ISI दे रही है। खुद किया ये अमान साहब, इज़ रिकॉर्डेड ऑन माई इंटरव्यू। और वह अभी देखना जी, जब बार भट्ट साहब ने क्या किया, यहाँ उन्होंने अमान साहब की अपनी सेकंड जो मुसलसल की सेकंड जो उन्होंने पब्लिश करवाई है, उसमें से इख्तिसाब निकाल के दिखाए कि अमान साहब ने कहा कि ISI ने हमसे ये वादे किए थे, ये वादे किए थे, वो सब उससे मुनर्रफ हो गए। अब उससे जो रिएक्शन आया है अपना, यहाँ उनके जो हैं लिबरेशन फ्रंट के यहाँ लीडिंग आदमी हैं, उन्होंने कहा जी कि आप बुजुर्ग थे लेकिन आपके पास कोई लीडर नहीं था, तो उस वक्त आपने नहीं कहा, अब क्यों? भाई वो लीडर कहते हैं उसे जिसे 1 लाख बंदा मरवा दिया, डू यू कॉल हिम ए लीडर? यानी कौम की बहू बेटियों की इज्जत लूटी है इंडियन आर्मी ने। आर्मी जहाँ भी होगी उसका यही, हमारे इस इलाके में जो पाकिस्तानी आर्मी बैठी है उसके देखें लोगों से जाके पूछे, इलाकों में कंटोनमेंट्स हरगिज़ नहीं होने चाहिए जी। पॉइंट ये है कि वो जबर की इंतहा थी, यानी इस प्रॉक्सी वार के नतीजे में इन्होंने कौन कश्मीरी से शुरू में तो इन्होंने अपने बंदे मरवाए, लिबरेशन फ्रंट के गन मैनून से वो बंदे मरवाए जाकर जो हुर्रियत पसंद थे, जो कौम को यानी मुतहिद रखना चाहते थे, सफाया कराकर बाहर में भेजे। जब अफ़गानिस्तान की वॉर से गुद्दर खाता जो दुनिया जहान का इन्होंने ISI ने इकट्ठा किया था, मतलब प्रॉक्सी लीडरशिप ने कोई जो हमारा आश्चर्य इन्होंने पठानों ने किया था 47 में, वही ये दोबारा किया गया, दोबारा दोहराया गया है। वो लोग जिनका कोई तल्लुक़ नहीं कश्मीर से, मज़हब के नाम पर जुनूनी लोग भेज दिए, ना यानी उनको कोई तफरका था उनके दरमियान, तो मर्सनरीज। देखना यह जी कि आप कह रहे हैं कि ये मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने हमेशा कहा है, मेरा मैसेज ही रहा है सारी तहरीरों में, इन लोगों को जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं और वो लोग जो अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं, ये बेराह हुए लोग हैं। एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते जी? घरों में बैठकर बातें कर रहे हैं। खुदारा दुनिया की तारीखों को देखो, PLO पूरी दुनिया में उनके एक्सपर्ट लोग बैठे हुए, पूरी दुनिया में कौम उनको फीड कर रही है। या दुनिया की जो तरक्की पसंद या कह लें कि जमहूरी पसंद कुव्वतें वो उनको कह रहे दे रहे हैं, मतलब अच्छा हमारे पास घरों में बैठ के तैयारी चल रही है, 70 साल हो गए। सही। अब हम देख रहे हैं चूँकि JNK न्यूज़ मेरे पेज पे हज़ारों लोग श्रीनगर से भी मुख्तलिफ इलाके जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ से भी इंटरेक्ट करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग राब्ते में हैं, बरतानिया में जो हमारा डायस्पोरा रहता है वो लोग भी इंटरेक्ट करते हैं। अब यूथ के अंदर ये सोच आ रही है कि जो पाकिस्तान की पपिट यहाँ पे रिजीम्स रही हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, फाउंडर प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने एक रिसेंट पीस में बताया कि एक वक्त था कि जब हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में लिख के दिया था कि मैं 21,000 अनआर्म्ड फ़ौजी कश्मीर में रखूँगा, बाकी निकाल लूँगा। अब 10 लाख फ़ौज इंडिया की यहाँ पे मौजूद है इस छोटे से इलाके में। उसी रेजोल्यूशन में
पाकिस्तान ने एग्री किया था कि बल्क ऑफ फौजें निकाल लूँगा, सही। वो निकाली गई है नहीं निकाल। दोनों ममालिक ने यानी हर उस मतलब रेजोल्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई हैं जिनमें इनको ये कहा गया था कि ये सारा सिस्टम कश्मीरियों के हवाले करो, उनकी राय लेकर जो वो फैसला करेंगे। सही। लेकिन इसमें अमल नहीं हुआ। मैं अब सवाल जो करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर सईद नज़ीर गिलानी साहब इस हवाले से बहुत काम कर रहे हैं पेन के ज़रिए। आपने बहुत काम पहले भी किया, तहरीरों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए लोगों को सोच देने की कोशिश की। मैं साबिक सदर वज़ीर आज़म जनाब सरदार सिकंदर हयात ख़ान साहब से लेकर साबिक वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म बहुत से इंक्लूडिंग सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, चौधरी अब्दुल मजीद साहब, अनवारुल हक साहब, कोई बंदा छोड़ा नहीं है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, इन सब लोगों के दिल के अंदर तो कश्मीर का वो है कि हमारी जुदागाना एक हैसियत होनी चाहिए। लेकिन जब ये ज़मीन पे कदम रखते हैं तो मफादात हैं या क्या हैं, आप इस चीज़ को क्या कोट करेंगे? ये यही तो हमारे साथ अलमिया ये हुआ है कि हमें वो लीडरशिप नहीं मिली जो प्योरली कह लें कि अवाम की बहबूद के लिए अपना वक्फ करे ज़िंदगी। हाँ, ये लोग थे मफाद परस्त। हल ये है जी, जो अब अवाम में मेरा जो अब कह लें कि नुक्ता मास्का क्या है, ये जो तहरीक उभरी है इसमें पोटेंशियल है। ये अवाम ने शुरू किया है, अवाम में से लोग आ रहे हैं आगे। JKLF के 16, 17, 18 ग्रुप, लेकिन उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ ना, दे हैव टू कम टुगेदर। वो कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं आइदर शट अप, आइदर पुट अप और शट अप। या तो आओ ना जी, हमें मुझे ये बताएं लिबरेशन फ्रंट के जितने भी कह लें कि प्रस्तार हैं अमानुल्लाह के, आपने कौम को दिया क्या है ये बताएं। क्या आपने किसी भी स्टेज पर पाकिस्तानी पार्टियां यहाँ क्यों हैं जी? इनकी वजह से। बिकॉज ये वो नारे लगा रहे हैं जिसका मतलब फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान यहाँ के लोगों को बुलाकर अपनी पार्टी दे देता है। दे शुड बी साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक मरहूम, उनके दर्जनों इंटरव्यूज़ मैंने किए उनकी ज़िंदगी में। वो अक्सर कहा करते थे कि हिंदुस्तान ने जो काम मकबूजा जम्मू कश्मीर में साजिश के तहत किया, कांग्रेस, बीजेपी, दीगर गैर रियासती जमातें घुसेड़ के पाकिस्तान में ने नासमझी में गैर दानशमंदी के साथ यहाँ पे ये जमातें इंट्रोड्यूस करवा के किया। क्या यहाँ पे आज़ाद कश्मीर जिसे हम बेस कैंप कहते हैं, पहला स्टेप बिस्मिल्लाह यहाँ से करनी चाहिए कि सिर्फ रियासती जमातें यहाँ पे सियासत में हिस्सा लें? जी, रियासती जमातों का कोई वजूद का जवाब नहीं है यहाँ। गैर रियासती जमातों के वजूद का कोई जवाब नहीं है। दे मस्ट बी ओस्टेड। और हमें जो है इंडिजिनस ग्रुप्स हैं, पहले तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं दे हैव टू कम टुगेदर। दैट्स माय मैसेज। चाहे वो अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं, बेरा हुए हैं, उनको कोई पता नहीं मार्क्स ने क्या किया, क्या इनको वल्गर मार्क्स मिला हुआ है। और उसमें मैंने बेहद इनकी तरबियत भी कोशिश की है और उस तरह रुझान भी आज भी मैं कर रहा हूँ, उस पर लिख रहा हूँ। इसी तरह लिबरेशन फ्रंट की जितनी यहाँ तक जमातें, दे हैव टू कम टुगेदर। एंड अल्टीमेट ये होगा कि जब तक ये इंडिजिनस ग्रुप्स इकट्ठे होकर पॉलिटिकल कन्वेंशन कॉल नहीं करते, जिस कन्वेंशन में ये अपना आइन बनाए और उस आइन के तहत यहाँ पर तहरीक चले। खुर्शीद साहब ने किया था ये काम, उन्होंने आइन बनाया था एक। मेरी जस्टिस मजीद साहब के साथ यहाँ पिछले अप टू 2015 तक मैं आता रहा हर साल। और जब जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल JKPNP का जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई बैरिस्टर कुर्बान की वफ़ात के बाद, तो मैंने यहाँ उनके साथ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं जैसे मजीद साहब के साथ। तो वो कहते थे यू आर ए थिंकर, यू आर ए वेरी गुड आइडियालॉग, लेकिन लोगों को अमनवा बनाने के लिए क्या किया जाए। मैं कहा जी वो आप आइन बनाएं बैठकर। उन्होंने निकाला आइन, खुर्शीद साहब का मुझे दिया, तकसीम करो, बंदे इकट्ठे करो एंड आई विल बी विद यू। यकीन करो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ प्रेस क्लब में, वो आइन जाके मैंने इन ग्रुपों को दिया, किसी ने पढ़ा भी नहीं। तो इसका मतलब है हर कोई अपने अपने हिस्से के केक के लिए कर रहा है। एवरी देखिए जी, ये हमारा पता नहीं, ये DNA में हमारे कि हम बाहर से बुलाते हैं लोगों को, आओ वहाँ पे हुक्मरानी करो।
अशराफिया जितना भी है उसकी ये हिस्ट्री है। इसके लिए डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब बेग की टर्म इस्तेमाल वो करते हैं। वो मेरे कह लें कि जूनियर साथी थे एक स्टेज पे। अच्छा। यहाँ से जब गए जी। पर 80s में, जी। ठीक है, GM मीर साहब ने मुझे ख़त लिखा कि एक नौजवान आ रहा है, नहायत काबिल है, नहायत ज़ीरक है, उसको आप, वो जा रहा है अमेरिका, तो ठहरा हुआ है यानी लूटन में, लंदन में, उसको नहीं जाने दें। मैंने वो एड्रेस जी साहब ने लिखा, मैं गया, पकड़ा इनको, घर ले आया, 3 दिन रखा मैंने अपने पास। तो मैंने कन्विंस किया इनको कि डोंट गो, यहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने जब मेरा देखा कि भाई मैं तो लेफ़्ट की बातें कर रहा हूँ, तो उस वक्त यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, वो बड़े मतलब ज़ीरक ज़हन के आदमी हैं, मेरे बचपन के, हम बड़े पुराने उनके तल्लुकात हैं। तो लुई अल्थो साहब मशहूर था उस वक्त यूनिवर्सिटियों में, उसने कहा जी मार्क्स के मतलब जो चीज़ें हैं कि वो ये कहता था डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, ये गलत है, वो डेमोक्रेटिक था। तो लुई अल्थुसे की उस तहरीरें जो थी यूनिवर्सिटी में डिबेट हो रहा था, मैं इनके साथ ये करता था, लेकिन घर का काम काज मैं खुद करता था, रोटी को हांडी बनाना, बीवी बना रही है, मैं साथ हूँ। अच्छा आप बर्तन मांजने, मैं आओ गिलानी साहब बर्तन साफ़ करते हैं, तो वो कुचियों वगैरह, तो ये जब मजाक करते कहते जी मैं जब आपका नाम लेता हूँ दो लोगों के, वहाँ मेरे बड़े पुराने साथी हैं वो, तो मैं आपकी वो कूचियों वाला तो मैं कहता हूँ शाह जी वो लुई अल्सोसा भूल गए तो ये हमारे साथ चलता है। हाँ, एक स्टेज पे मैं ये कहता था कि चूँकि ये जो रूट है यूनाइटेड नेशन की करारदादों का, वो चैप्टर 6 में हुई है। दे हैव नो एक्चुअली कंपल्शन नहीं है कि उनको उसकी इत्तला करवाने के लिए यूनाइटेड नेशन अपनी फ़ौजें भेजेगी। ओनली 7 चैप्टर 7 में जो होती हैं, मतलब जिसके PLO के लिए चैप्टर 7 में हुई है, जो अफ्रीका और जो चीज़ें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हक में जो हुई है वो चैप्टर 7 में हुई, ताकि जो नहीं अगर करेगा तो उसको यूनाइटेड नेशन इम्पोज करवाएगी। लेकिन आज हाँ जहाँ खड़े हैं वो यूरिस्प्रूडेंस का उन्होंने डीपली स्टडी किया है, वो एक रूट है विच आई एम सपोर्टिंग एवरीथिंग आई रीड आई राइट ही राइट्स आई रीड इट। मैं कमेंट भी भेजता हूँ और साथ ये भी कहता हूँ कि जारी रखें, खुदा चाहे तो एक दिन आप जो साहिब ताकतवर लोग हैं वो आपकी इस राय पे अमल करें, लेकिन मेरा जो रूट है वो अवाम को बेदार करने का। मैं चाहता हूँ कि अवाम और वो जारी रखें अपनी स्ट्रगल, उसके सपोर्ट कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही जी। आज के इस प्रोग्राम से एक ब्रेक लेते हुए कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। डॉक्टर नज़ीर नादिश साहब बरतानिया से तशरीफ लाएं। जी, डॉक्टर नज़ीर उल हक नादिश साहब बरतानिया से, बर्मिंघम से आप तशरीफ़ लाए। डडियाल से आपका ताल्लुक़, मीरपुर की सॉइल पे बैठ के हम बात जो कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। मुबशर लोन साहब हमारे एक दोस्त हैं, आपके खैर खाहों में और आपको बड़ा प्रेज़ करने वालों में शामिल हैं। जितने हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअली साउंड लोग जिन्होंने आप जैसे अहबाब से सीखा है, उनको तो कुछ पता है। क्या आप रियासत जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साए तिब्बत हा, 84,471 मुरबा मील का ये जो इलाका है, यहाँ के नौजवानों की कलेक्टिव विजडम को इस काबिल समझते हैं कि ये फ्यूचर में चल के अपने वतन की आज़ादी के लिए इकट्ठे हो सकें? प्रेजेंटली इससे मायूसी का आलम है, लेकिन होप ये है कि थ्रू टाइम इस तरफ आएगी, नई नस्ल भी आएगी, लोग भी आएंगे, क्योंकि जो ये तसलसल से काम जारी रहेगा ना अगर, तो देन वी विल बी एबल टू, उसकी इब्दा हो चुकी है। ये मेरे नज़दीक आज की जो तहरीक है अवामी जो ये कह लेंगे हकूक़ की, यही एक रूट है। जब तक हम लोगों को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि भाई अपने हकूक़ के लिए आवाज़ें उठाओ, मुजाहरे करो, डिमांड करो, हुक्मरानों को अपना जवाबदेह बनवाओ, तो उस वक्त तक हमें ये स्ट्रगल कह लें कि ख़त्म नहीं करनी चाहिए। इसमें मौजूद है पोटेंशियल, और उसकी तरफ मेरे किताबचे में ये कहा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। मसलन ये तहरीक तब कामयाब होगी कि इसमें जो लोग हैं
उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लवाजमात पूरे किए जाएं, चंदे से नहीं होगा। उसके लिए मैंने आइडियाज़ दिए हैं कि यहाँ कोऑपरेटिव शुरू किया जाए, क्योंकि दुनिया की जो तारीखें चली हैं जब वो होती हैं, मतलब मज़ामती रोल उसका होता है जिस दौर में, वो नए पैरेलल सिस्टम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ईजाद करती हैं, ताकि जब जब उनको मौके मिलेंगे रियासत का इक़्तिदार हासिल करने के लिए तो पॉलिसियाँ बने। तो उसके लिए मैंने कुछ सिफारिशात की हैं और जारी है, ये काम मेरा जारी है। अभी तक कामयाबी नहीं हो रही, क्योंकि जो जो कम अज़ कम जब तक ये 15-16 ग्रुप जो हैं अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं या जो लेफ्टिस्ट हैं, दे हैव टू कम टुगेदर। एक बयानिया, एक प्लेटफॉर्म और पब्लिक होना चाहिए, उनकी विजिबल जगह होनी चाहिए। इनके पास कोई दफ्तर नहीं है। सही, ऐसा होना चाहिए। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जो लोग हैं, 25 करोड़ के करीब जो वहाँ के बासी हैं, वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कश्मीरियों के साथ कल्बी एक वाबस्तगी, हमदर्दी रखते हैं। ये तो एक मखसूस ग्रोह है जिन्होंने उनको भी टैप किया हुआ है, यहाँ पे भी टैप किया हुआ है। आप उन लोगों से क्या कहेंगे, उन लोगों समेत दुनिया की जितनी बाज़मीर अक़वाम हैं, आज़ादी पसंद अक़वाम हैं, जो कि दूसरों की आज़ादियों की कदर करती हैं अक़वाम, आप उनको क्या पैगाम देंगे कि वो कश्मीर के आज़ादी पसंदों की कैसे मदद करें? देखें जी, वो जब तक कश्मीरी ख़ुद अपने इस काबिल नहीं बनाते कि दे आर एक्चुअली यूनाइटेड एंड एक बयानिया, एक आवाज़ के साथ, ये ना कहिए कि हमें इंडिया और पाकिस्तान ने महकूम बनाया हुआ है, वजूहात हैं किस तरह महकूम हैं हम उनके, और कैसे हमें, क्योंकि तारीख़ी तौर पर बैन अल-अक़वामी सतह पर ये एक्सेप्टेड चीज़ है यूनाइटेड नेशन में कि कश्मीरी एक, उनको जब आज़ादी हिंद का यानी के ज़रिए हिंदुस्तान को तकसीम किया गया, तो ये कश्मीरियों को हक़ दिया गया कि आप लोग इस पर फैसला करेंगे कि आप क्या चाहते हैं। तो ये दुनिया के सामने ऑलरेडी मौजूद है, मुख्तलिफ़ ममालिक में ये कहने के आइडिया कि ये लोगों को डिवाइड किया गया है। लेकिन आपका जो ये था ना कि भाई पाकिस्तान के लोग जो हमारे साथ हमदर्दी करते हैं, मेरे ख़्याल में मेजॉरिटी जो है वो हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझती है, क्योंकि हमारी तरफ से जो तहरीकें चली हैं वो कह रही थी कि भाई पाकिस्तान का जो कह लें कि तकमील पाकिस्तान नामुमकिन है कश्मीर के उसके साथ मिलने की। मेजॉरिटी ऑफ दैट पाकिस्तानी वो समझते हैं कि कश्मीर हमारे साथ शामिल होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये दो कौमी नज़रिए की आइडियालॉजी की जो सोच थी वो है डीप सीटेड पाकिस्तान के अंदर मौजूद। चंद लोग हैं जो आप कहते हैं, एयर मार्शल असद खान ने कहा जी कि नहीं इनको जाने दो, अल्लामा इकबाल के पीर पहाड़ वो यहाँ क्यों ने कहा, दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं देखी जो अपनी खुद दे रही है, अपनी आज़ादी गुलामी की तरफ जा रही है। तो कहने का मतलब है वी ourselves are responsible, we need to actually shed this गुलामी का जो तोक हमने डाला हुआ ना, अपने खुद डाला हुआ, this has to come out, और उसके लिए लंबी स्ट्रगल की ज़रूरत है। I'm not going to give up, मैं 100 साल का भी हो जाऊँगा। ये पैगाम है इनके लिए, एक साथ एक प्लेटफॉर्म, एक आवाज़, इकट्ठे जाओ, आवाज़ दो, हम एक हैं। ये दो इनकी मस्जिद ना बनाओ। आज के इस प्रोग्राम से मैं इस पॉजिटिव नोट के साथ इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर नज़ीरुल हक नाज़िश साहब, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जब बनी तो उसके फाउंडिंग आप जनरल सेक्रेटरी, उसका आइन मैनिफेस्टो लिखने वाले ऑथर, PhD स्कॉलर रहे, लॉरेट रहे। अब भी ये अपने वतन रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए पुरुमीद हैं, हुस्न गुमान रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि कौम के बच्चे और नौजवान समझेंगे कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, और रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, वो अपने हक़ में कम अज़ कम हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को भी समझना होगा कि जो कुछ वो कर रहे हैं उससे वो अपने लोगों के लिए, इस पूरे ख़ित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए अमन नहीं बल्कि जंग जैसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, जिससे मफलूकुल हाली जन्म लेती है, जिससे दुख, दर्द और आलाम जन्म लेते हैं। गौर कीजिए, आइए दुनिया को पुरअमन बनाने की कोशिश करें। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।